हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फॉर लाइफ। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एनएमआर स्पेक्ट्रा आता कैसे है, सिग्नल आता कैसे है। फिर हमने पढ़ा कि कितने सिग्नल आएंगे। आज हम देखेंगे कि उन सिग्नल की पोजीशन क्या होगी, यानी कि वो कैसे आएंगे। तो एनएमआर के टर्म में इसको केमिकल शिफ्ट की हेल्प से देखते हैं कि सिग्नल की पोजीशन आपकी कहाँ होगी। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर अभी एक दिख रहा है आपको, एनएमआर स्पेक्ट्रा है वो क्लोरो इथेन का, जिसमें आप देख रहे हो दो सिग्नल आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पे दो टाइप ऑफ प्रोटॉन है। तो हम देखेंगे आज की इस वीडियो में कि ये जो सिग्नल आए हैं वो जिस पोजीशन पे दिख रहे हैं उसी पोजीशन पे क्यों आए हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्यों केमिकल शिफ्ट क्या बताती है आपको? पोजीशन ऑफ एनएमआर सिग्नल्स के बारे में बताती है। तो ये होती क्या है, देखो जो एनएमआर स्पेक्ट्रा होता है आपका, यानी एक स्पेक्ट्रा ऐसे आता है, पीक्स आती है, उसमें जितने टाइप के प्रोटॉन है उसके इक्विवेलेंट आपकी पीक्स आती है। तो उनकी कोई पोजीशन होती है। जैसे हम लेंथ को मीटर में मेज़र करते हैं ना, कि वही उसका एक स्केल होता है, वैसे ही इसको देखने के लिए कि पोजीशन कहाँ आई है उनके लिए स्केल होता है, जिसकी वैल्यू को हम डेल्टा में देखते हैं। ठीक है, डेल्टा है। और दूसरा स्केल होता है टो और डेल में क्या रिलेशन है? टो इज इक्वल टू 10 - डेल। और ये जो हम पोजीशन देखते हैं सिग्नल की एनएमआर में, वो एक रेफरेंस के अकॉर्डिंग देखते हैं। जैसे हमने कोई टॉपिक पढ़ा तो हमारे पास रेफरेंस होता है ना, कि हमने वहाँ से पढ़ा, उसके रिस्पेक्ट में हमने पोजीशन देखी। तो एनएमआर में हम क्या रेफरेंस के रूप में यूज़ करते हैं? हम पीएमआर में हम टीएमएस को एज अ रेफरेंस यूज़ करते हैं। अब ये टीएमएस क्या है? टीएमएस होता है आपका टेट्रामिथाइल सिलेन। अब क्वेश्चन ये आता है कि वाई टीएमएस को ही हमने क्यों यूज़ किया, हमने इसको क्यों नहीं यूज़ किया? अब टीएमएस हमने बता दिया कि टेट्रामिथाइल सिलेन होता है, तो आप क्वेश्चन ये आता है कि हमने टीएमएस को ही रेफरेंस क्यों लिया सिग्नल की पोजीशन देखने के लिए। तो इसके हमारे पास 3 रीज़न है। सबसे पहली बात, इसमें देखो कितने हैं आपके पास, 4 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, है ना। 4 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो मिथाइल और सारे के सारे क्या आपके इक्विवेलेंट इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। हेंस हमारे पास टोटल कितने प्रोटॉन है? 12 प्रोटॉन हमारे पास प्रेजेंट है 4 मिथाइल ग्रुप से, और वो इक्विवेलेंट इन्वायरमेंट में है। इक्विवेलेंट इन्वायरमेंट में होने का फ़ायदा क्या हुआ कि उनका एक सिग्नल आएगा। अब 12 प्रोटॉन अगर आपका एक सिग्नल दे रहे हैं तो वो कितना ज़्यादा इंटेंस होगा, है ना। हाई इंटेंसिटी का सिग्नल होगा, ईजिली विजिबल होगा, चाहे कोई सा भी आपका कंपाउंड सैंपल में कंपाउंड हो उसके कंपैरिजन में। तो फर्स्ट रीज़न ये है कि इट हैज़ 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स जो गिव करते हैं आपका इंटेंस सिग्नल। सेकंड, मैंने क्वेश्चन उठाया था कि हमने यहाँ सिलिकॉन लिया, इसकी जगह कार्बन क्यों नहीं लिया, मतलब वाई टेट्रामिथाइल सिलेन। तो उसका रीज़न क्या है कि जो आपकी सिलिकॉन होती है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 1.8, ठीक है, और जो कार्बन है आपकी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5। तो देखो, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.8, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5। तो इससे होगा क्या? इससे आता है आपका एक कॉन्सेप्ट शील्डिंग एंड डीशील्डिंग का, वो अभी हम इस वीडियो में देखेंगे। क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, है ना। अगर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा तो वो क्या कर रहा है? डीशील्ड कर रहा है प्रोटॉन को, यानी उसको क्या कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ज़्यादा एक्सपोज करवा रहा है। डीशील्ड का मतलब ये हुआ। तो इससे क्या होता है, आपका सिग्नल है ना वो डाउन फील्ड जाता है। लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से जो 12 प्रोटॉन होते हैं इनकी क्या होती है? शील्डिंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन अपने पास नहीं खींचता इस बॉन्ड के, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आपके जो ये प्रोटॉन्स है उसको बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड से शील्ड करते हैं। शील्ड करेंगे तो क्या होता है? इसका 0 पे, जब आप स्केल देखते हो तो इसका सिग्नल आता है वो आपका 0 पे आता है। डेल के स्केल की बात अगर हम करते हैं तो 0 पे आता है टीएमएस का सिग्नल। अगर आप टो के स्केल की बात करोगे तो डेल को 0 पुट करेंगे तो 10 पे आएगा टो के स्केल पे। हम ये डेल और टो स्केल को देखेंगे अभी, ठीक है। तो सेकेंड रीज़न क्या है कि ये बहुत ज़्यादा शील्डेड है इसके प्रोटॉन, जिसकी वजह से इसका सिग्नल क्या होता है? सबसे आप फील्ड पे आता है। बाकी जितने भी कंपाउंड या सैंपल के सिग्नल आएंगे वो टीएमएस से नीचे आते हैं, आगे भी आ सकते हैं, नेगेटिव में भी आ सकते हैं, लेकिन मोस्टली के नीचे आते हैं, ठीक है। थर्ड रीज़न है टीएमएस है वो केमिकली इनर्ट होता है। देखो, हमने एनएमआर स्पेक्ट्रा का, जब हम स्पेक्ट्रा लेते हैं सैंपल का, तो सैंपल को जब हम डालते हैं टीएमएस के साथ में तो टीएमएस नॉन इनर्ट होता है, वो रिएक्ट नहीं करता, यानी वो जो सैंपल है उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। दूसरा क्या है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो है, 300 केल्विन है उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो जब हमने अपना एनएमआर स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड कर लिया तो उसको गर्म करेंगे, हम हीट करेंगे सैंपल को, तो उससे टीएमएस निकल गया, एवापोरेट हो गया वो।
सॉरी वेपरेट हो गया, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि सैंपल था जो आपका एज इट इज़ मिल गया। अब आप जानते हो केमिकल्स है काफ़ी महंगे आते हैं, वैसे पहले भी महंगे आते थे लेकिन आजकल तो और महंगे आते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, हमारा सैंपल एज इट इज़ रहता है, उसमें कोई मतलब अगर हमें आगे फर्दर यूज़ करना है तो हम यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ द 3 रीज़न वाई वी यूज़ TMS एज अ रेफरेंस इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं डेल एंड टो स्केल की। तो जैसे मैंने यहाँ दिखाया हुआ है, ये स्केल की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये जो सिग्नल है, जो ये लाइन है, ये है आपका TMS का सिग्नल, जो कि 12 प्रोटॉन्स की वजह से आता है, काफ़ी इंटेंस सिग्नल होता है। डेल स्केल पे जो ये वाला ऊपर वाला स्केल है, ये आपका डेल वाला स्केल है, नीचे वाला स्केल है आपका टो स्केल है। डेल स्केल पे 0 पे होता है, टो स्केल पे 10 पे होता है। ठीक है, इधर जो सिग्नल TMS के पास आएगा, हमने देखा था कि TMS के प्रोटॉन थे वो शील्डेड थे। शील्डेड क्यों थे? क्योंकि सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी वो कार्बन से कम थी, उनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा थी। तो इस वजह से जिस भी सैंपल के सिग्नल TMS के सिग्नल के पास आएंगे वो क्या आएंगे, शील्डेड प्रोटॉन वाले होंगे, और वो सिग्नल कहाँ देंगे, अपफील्ड। जो ये वाला TMS के पास वाला पोर्शन है, इसको अपफील्ड बोलते हैं या शील्डेड रीजन बोलते हैं। ठीक है, और जो जितना सिग्नल TMS के सिग्नल से दूर जाता जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, वहाँ क्या होगी, डी शील्डिंग होगी, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, जिससे सिग्नल क्या आएगा, डाउनफील्ड। इधर वाले सिग्नल को क्या बोलते हैं, डाउनफील्ड। ठीक है, और जो सिग्नल है कि वो शील्ड होगा, डी शील्ड होगा, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करेगा डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी के ऊपर। अब ऐसा क्यों होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। अगर आपको ये समझ में आ गया ना, समझ लो आपकी NMR अच्छे से हो गई। तो इसको समझते हैं हम। देखो, इलेक्ट्रॉन अपने पास कितने टाइप के हो सकते हैं सैंपल में। ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्री तो मूव करेंगे ना, या तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे, वैसे फ्री वाले भी हो सकते हैं, या फिर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, ये होगी। तो आप ये बताओ, सिग्मा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन में फ्री कौन होता है, इजीली मूव कौन करता है, डीलोकलाइज वाले कौन से है, पाई वाले, है ना। तो जो ये शील्डिंग डी शील्डिंग है, मेजरली डिपेंड करती है पाई इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। पाई इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्यों? क्योंकि वो डीलोकलाइज्ड होते हैं, ईजिली फ्री होते हैं एज कम्पेयर टू सिग्मा इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन में। ठीक है, अब बात आती है शील्डिंग एंड डी शील्डिंग की। हम शील्डिंग की बात करें तो देखो, हमने जब NMR शुरू की थी, उसका प्रिंसिपल देखा था, तो हमने ये देखा था कि NMR सिग्नल आता किस वजह से है, क्योंकि जो आपका न्यूक्लियाई होता है वो क्या करता है, बार मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, राइट। अगर वो बार मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है तो उसका कोई ना कोई नॉर्थ पोल होता है, कोई ना कोई साउथ पोल होता है ना, और उसको हम रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, मान लिया ये अपना न्यूक्लियस है, ये मैग्नेटिक फील्ड H0 में रखा है, इसकी डायरेक्शन ये है। ठीक है, अब सैंपल है, न्यूक्लियस देखो अपना अकेला तो होता नहीं, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन भी होंगे, ऑर्बिटल्स में रिवॉल्व करते हैं ना, तो मान लिया इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिटल्स के अंदर। अब केस बनते हैं कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, स्पिन करता है एक्सिस के अराउंड भी और ऑर्बिटल्स के अराउंड भी। ऐसा करने से क्या होता है, उसका वो भी तो क्या करता है, एक बार मैग्नेट की तरह काम करता है ना, क्योंकि वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब 2 केस आते हैं इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड के, एक तो हो कि वो सेम हो, पैरेलल हो आपके H0 के, दूसरा है कि वो अगेंस्ट हो H0 के, राइट। यही केस बनेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन ने आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, अब इलेक्ट्रॉन भी मेनली कौन से वाले होंगे, जो ज़्यादा इजीली मूव कर सकते हैं ना। तो जो इलेक्ट्रॉन ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, या तो जिस डायरेक्शन में हमने अप्लाइड फील्ड लगाया था उसी डायरेक्शन में हो सकता है ना। मान लिया कि अप्लाइड फील्ड हमने H0 लगाया, इलेक्ट्रॉन का फील्ड है सभी का मिला के वो है E'। ठीक है, अब 2 केस बने, अगर वो पैरेलल है या फिर वो अगेंस्ट है। अगर पैरेलल है ना, पैरेलल है यानी पैरेलल है अगर मैग्नेटिक फील्ड के, तो क्या होगा, जो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड न्यूक्लियस अप्लाई करेगा वो क्या है, फील करेगा H0 जो हमने दिया, प्लस में इलेक्ट्रॉन वाला। ये पैरेलल का केस है, ध्यान रखना। ऐसा क्यों? क्योंकि ये इसकी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में हमने बाहर से लगाया। अगर वो अगेंस्ट है उनका मैग्नेटिक फील्ड, जो इलेक्ट्रॉन हमारे है न्यूक्लियस के बाहर, अगर उनका जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये तो हमने लगाया था, तो न्यूक्लियस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितना हमने लगाया
माइनस माइनस क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो ये आपके दो केस बनते हैं। अगर पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में है, इधर लिखते हैं, अगर सेम डायरेक्शन में है तो आपका बनता है H नोट प्लस E डैश। अगर अपोजिट डायरेक्शन में बनता है H नोट माइनस E डैश। ठीक है, H नोट है अपना अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, E डैश है जो इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया है वो। अब बात करते हैं शील्डिंग की। अब शील्डिंग क्या होती है? शील्डिंग मतलब एक शील्ड प्रोवाइड करवाना। जैसे हम बारिश में खड़े होते हैं तो अम्ब्रेला ऊपर होता है ना, तो वो क्या करता है? शील्ड करता है हमारी किससे? बारिश की बूंदों से। सेम केस यहाँ होता है। अगर जो इलेक्ट्रॉन है, देखो न्यूक्लियस पे क्या लग रहा है बाहर से? मैग्नेटिक फील्ड। अगर जो कोई भी फोर्स न्यूक्लियस को बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड से बचाएगी या कहें कि उसका इफेक्ट कम जाने देगी, तो इट मीन्स वो क्या कर रही है? उसको शील्ड, है ना? यही बात हुई ना शील्ड की। तो इस केस में देखो, इधर जो न्यूक्लियस मैग्नेटिक फील्ड फील कर रहा है H नोट से कम कर रहा है, यानी जब इलेक्ट्रॉन थे आपके वो अगेंस्ट थे, इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड अगेंस्ट था अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पे, तो जो न्यूक्लियस ने मैग्नेटिक फील्ड फील किया वो कम किया था जो हमने अप्लाई किया था उससे। यानी इस केस में क्या हो रही है? आपकी शील्डिंग हो रही है न्यूक्लियस की। किससे? मैग्नेटिक फील्ड से। कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं शील्डिंग। अब इसके होने से क्या होगा? मान लिया, अब ये आप जानते हो मैग्नेटिक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हमने ग्राफ देखा तो हमने ऐसा देखा था कि जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी गैप, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के। अब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हमने जितना लगाया उतना तो इन्होंने फील नहीं किया, यानी उतनी एनर्जी उनके पास गई नहीं, तो वो फ्लिप कैसे करेंगे? अगर फ्लिप नहीं किया तो वो सिग्नल कैसे देंगे? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? जब शील्डेड प्रोटॉन होते हैं उसके लिए हमें बाहर से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू जब हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, जब हमने जितना मैग्नेटिक फील्ड दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि शील्डिंग क्या होती है। ठीक है, यही रीज़न होता है कि शील्डिंग में आपका जो सिग्नल होता है वो TMS के पास होता है, क्योंकि इधर भी TMS के पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, शील्डिंग के केस में इधर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। इस वजह से ये अप फील्ड आता है, सिग्नल अप फील्ड आएगा। इस सिग्नल को प्रोड्यूस करने के लिए बाहर से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, डी शील्डिंग क्या होता है? जस्ट इसका अपोजिट। डी शील्डिंग में क्या हो रहा है कि जब मान लिया कि न्यूक्लियस के आसपास जो इलेक्ट्रॉन है उनका जो मैग्नेटिक फील्ड आया है वो आपके जो मैग्नेटिक फील्ड आपने डाला है बाहर से उसी की डायरेक्शन में है, तो न्यूक्लियस क्या फील करेगा? तब न्यूक्लियस तो बड़ा हुआ मैग्नेटिक फील्ड फील करेगा ना। H नोट जो दिया प्लस में जो इलेक्ट्रॉन ने प्रोड्यूस किया, तो इससे क्या होगा? वही एनर्जी गैप वाली बात, जो मिला है उसको उससे ज़्यादा वो फील कर रहा है, तो उसके लिए हमें कम देना पड़ेगा बाहर से कम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। तो इस केस में क्या हो रही है? डी शील्डिंग हो रही है उसकी। समझ रहे हो? जब इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड था जो इंड्यूस वाला, अगर वो एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में है तो होती है डी शील्डिंग, और इसके सिग्नल के लिए हमें देना पड़ता है लोअर मैग्नेटिक फील्ड। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है इलेक्ट्रॉन का इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, देन होती है आपकी शील्डिंग। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका बेंजीन के केस में एंड एसिटिलीन के केस में। अब देखो होता क्या है बेंजीन एंड एसिटिलीन के केस में। बेंजीन में होती है आपकी डी शील्डिंग। आप पूछोगे डी शील्डिंग मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन ने इंड्यूस फील्ड प्रोड्यूस किया था वो सेम डायरेक्शन में है किसके? मैग्नेटिक फील्ड के। वो कैसे? देखो मान लिया ये बेंजीन है आपकी, प्लेनर होती है, जानते हो 6 प्रोटॉन लगे हुए हैं उसके ऊपर, ये भी जानते हो। तो जो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इसमें हम सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन की क्यों काउंट कर रहे हैं इसके केस में? क्योंकि सिग्मा में बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनके कंपेरिजन में पाई इलेक्ट्रॉन है ज़्यादा फ्री है, तो ज़्यादा अच्छे से उनका मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब वो वर्क करता है। दैट्स वाई वी यूजिंग पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, तो जो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है डीलोकलाइज करते हैं रिंग के अराउंड, तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं उसकी डायरेक्शन ये होती है, देख रहे हो आप, मैंने डायरेक्शन लिखी हुई है, ये इस डायरेक्शन में मूव होता है इनका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ये डायरेक्शन है आपके बाहर वाले एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, इधर देखो ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड इधर अपवर्ड डायरेक्शन में है ना, यानी ये सेम है। यानी जो भी फ्री पे बाहर, यानी रिंग के बाहर जो भी प्रोटॉन प्रेजेंट होगा वो क्या है? मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रॉन है वो मैग्नेटिक फील्ड के
डायरेक्ट है, मतलब सेम उसमें है डायरेक्शन में, तो मतलब वो क्या होंगे, डी शील्ड। डी शील्ड क्यों? क्योंकि जो ये प्रोटॉन है वो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। और जो भी प्रोटॉन अंदर की साइड प्रेजेंट होगा, क्योंकि अंदर की साइड देखो अपोजिट डायरेक्शन में है ये, वो क्या होएगा, अंदर की साइड आपकी ये है, वो क्या होएगा, शील्डेड। क्या अंदर की साइड कोई प्रोटॉन प्रेजेंट है? नहीं, सारे के सारे 6 प्रोटॉन आपके फ्री पे प्रेजेंट है। दैट्स वाई क्या होता है कि बेंजीन में डी शील्डिंग होती है, और जो उसका सिग्नल होता है हमें वो 7.3 डाउन फील्ड में मिलता है, डाउन फील्ड पे मिलेगा क्योंकि डी शील्डिंग हो रही है, ठीक है। आई होप यू गेट इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका एसिटिलीन का, सेम एग्जाम्पल। ये मान लिया कि आपका जो बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डाला है उसकी डायरेक्शन, और जो ये इसके पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आपके 4 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है, उनके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, ठीक है, इधर ये और इधर ऐसे। तो अगर कोई प्रोटॉन इधर प्रेजेंट है इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में, तो वो क्या होएगा, डी शील्डेड। अगर कोई प्रोटॉन इधर प्रेजेंट है और इधर, वो क्या होएगा, शील्डेड, क्योंकि इधर आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो अपोजिट है अप्लाइड फील्ड के। तो यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन इधर प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है, जहाँ शील्डिंग है। शील्डिंग है तो सिग्नल कहाँ होएगा, अप फील्ड पे, है ना। तो इसलिए इसकी डेल क्या है, 2 से 3 आती है, 2 से 3 स्केल में TMS के पास। तो इसलिए ये क्या होते हैं, शील्डेड होते हैं, अप फील्ड होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आई होगी चीज़। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम देखेंगे कि जो केमिकल शिफ्ट को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, उसमें भी हम शील्डिंग डी शील्डिंग के इफेक्ट को और अच्छे से जानेंगे। आई होप अब तक आपको ये समझ में आया होगा। फिर बात करते हैं हम डेल स्केल और टो की बात करते हैं। तो हम डेल स्केल को क्यों यूज़ करते हैं? जनरली जो केमिकल शिफ्ट होती है आपकी, अगर हम हर्ट्ज में लेते हैं ना, तो उससे प्रॉब्लम क्या आती है कि आपका अगर इंस्ट्रूमेंट चेंज करोगे तो पीक भी चेंज हो जाएगी। मान लिया कि वो 100 मेगा हर्ट्ज का आपने इंस्ट्रूमेंट लिया है, एक 60 मेगा हर्ट्ज का लिया है, तो जो सिग्नल इसमें मान लिया x हर्ट्ज पे आया था तो उसमें y हर्ट्ज पे आएगा, तो इससे प्रॉब्लम हो जाएगी। सेम मतलब सेम चीज़ है आपकी, अलग अलग उस पर दे रही है तो होगी ना दिक्कत। तो इसको दूर करने के लिए डेल स्केल लेके आए थे। अब डेल की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, वो होती है ऑब्जर्व्ड शिफ्ट, जो हमने मतलब जितनी सैम्पल की आपकी जो सिग्नल की शिफ्ट आई है वो हर्ट्ज के अंदर थी, इंटू 10⁶ डिवाइड बाय रेडियो फ्रीक्वेंसी जो हमने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में यूज़ किया हर्ट्ज के अंदर। ये हमने क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये जो सिग्नल होता है हम मेगा हर्ट्ज में यूज़ करते हैं, तो इधर ये आता ना, तो इसमें पॉइंट्स का ना पंगा पड़े, यानी 0.00 समथिंग वैल्यू ना है, इसके लिए हमने इसको मल्टीप्लाई किया। और इसके मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, डेल की वैल्यू आती है आपकी ppm, पार्ट्स पर मिलियन के अंदर। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये डेल वैल्यू जो ये फॉर्मूला है ये कैसे लगता है। देखो आपके पास एग्जांपल है कि ना गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, 2 काइंड्स ऑफ प्रोटॉन उसमें प्रेजेंट है, ठीक है, एग्जिबिट करते हैं सिग्नल। 2 काइंड ऑफ प्रोटॉन थे, सिग्नल आया आपका 50 हर्ट्ज के ऊपर एंड 200 हर्ट्ज के ऊपर, ठीक है, यूजिंग अ 60 मेगा हर्ट्ज PMR इंस्ट्रूमेंट। और हमने यूज़ क्या किया है, 60 मेगा हर्ट्ज का हमने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ किया है। अब ये पूछ क्या रहा है, व्हाट विल बी देयर पोजीशन यूजिंग 90 मेगा हर्ट्ज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, यानी अगर हम 90 मेगा हर्ट्ज का स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ करते हैं तो ये सिग्नल कितने हर्ट्ज पे आएंगे, क्या इनकी पोजीशन होएगी, ठीक। फिर हमने क्या करना है, ऑल्सो कन्वर्ट करना है पोजीशन ऑफ सिग्नल एट 50 हर्ट्ज को डेल एंड टो वैल्यू में हमने कन्वर्ट करना है। ओके, तो पहले फर्स्ट वाला करते हैं। देखो फर्स्ट वाला करने का बहुत अच्छा सिंपल सा तरीका है, जैसे हम अपनी जूनियर क्लासेस में करते थे। इसको ऐसे कर सकते हो कि 50 हर्ट्ज पे आया है सिग्नल। देखो जब आप 60 मेगा हर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट ले रहे थे तो सिग्नल आया 50 हर्ट्ज पे। अगर आप 1 मेगा हर्ट्ज का लोगे तो सिग्नल क्या आएगा, 50/60। ये हर्ट्ज में है, ये मेगा हर्ट्ज में है, ठीक है। यूनिट याद रखना क्योंकि यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसमें। अगर हम 90 मेगा हर्ट्ज के इंस्ट्रूमेंट लेंगे तो सिग्नल कहाँ आएगा, 50/60 इंटू 90 मेगा हर्ट्ज, राइट। हेयर मेगा हर्ट्ज और यहाँ पे था हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज से मेगा हर्ट्ज कैंसिल। यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। मान लिया कि 1.5 आ गया, मान लो, कैलकुलेट कर लेना आप इसको। यह आएगा किस में, हर्ट्ज के अंदर, राइट। एक्चुअली 1 पॉइंट समथिंग नहीं आएगा, 45/6, ये 6 पॉइंट समथिंग आएगा,
6 हर्ट्ज़ आ गया मान लो, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना फर्स्ट। सिमिलरली अगर आप इसको कन्वर्ट करना है तो इसको क्या करेंगे भाई कि 200 जो हमने ये फॉर्मूला लगाया था, अब देखो ये यूज़ करेंगे ऑब्जर्व्ड शिफ्ट इन हर्ट्ज़। तो हमने हर्ट्ज़ में कौन सी ऑब्जर्व शिफ्ट ली थी, अच्छा सॉरी ये तो उसमें डेल में कन्वर्ट करने के लिए, तो देखो 200 क्रॉस 90 के इंस्ट्रूमेंट में चाहिए, ओवर 60 का हमने यूज़ किया था। सेम इसको यूज़ करके हम निकाल लेंगे, ठीक है, ये 30 के करीब कुछ आएगा। नेक्स्ट इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि कन्वर्ट करना है जो सिग्नल 50 हर्ट्ज़ पे आया उसको डेल। तो ये जो 50 हर्ट्ज़ वाला सिग्नल था, अच्छा इसने इंस्ट्रूमेंट नहीं बताया कि ये 60 वाले में करना है 90, तो हम 60 वाले में कर लेते हैं कि जब हमने 60 मेगाहर्ट्ज़ का सिग्नल लिया, मतलब इंस्ट्रूमेंट लिया, तो एक सिग्नल आया 50 पे, उसकी डेल वैल्यू क्या होगी हमें देखनी है। तो डेल निकालने का फॉर्मूला क्या है, ऑब्जर्व्ड शिफ्ट इन हर्ट्ज़। तो ऑब्जर्व कितनी हुई है 50 में, तो हम लिखेंगे 50 हर्ट्ज़ के अंदर है, क्रॉस 10⁻6 ओवर रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज्ड इन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इन हर्ट्ज़। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी 60 मेगाहर्ट्ज़ हुई है, तो 60 क्योंकि मेगाहर्ट्ज़ है, हर्ट्ज़ में कन्वर्ट करनी है तो 10⁻6 हर्ट्ज़, हर्ट्ज़ से हर्ट्ज़ कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, तो ये आ गया आपका पॉइंट इतना आ गया। तो डेल वैल्यू क्या आ गया आपकी 0.8। देखो डेल क्या होती है आपकी यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें हर्ट्ज़ तो कैंसिल हो चुकी होती है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, इससे आपको कुछ अच्छा लगा हुआ हो, तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।